सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, उसका जो सिलेबस है वो था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था हमारा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, आज हमको फोकस करना है इसके जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं उसके ऊपर। तो एक छोटा सा का हम बेसिक चीज़ बता देंगे आपको कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को पकड़ना है, उनमें किस किस प्रकार से आपको सवालों को कैचअप करना है, सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहला आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? ये बताती है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तापमान को ना बदलें और सर्किट की भौतिक स्थिति ना बदली जाए तो उस सर्किट में करंट सीधे समानुपाती होती है वोल्टेज के और विपरीत ढंग से समानुपाती होती है प्रतिरोधन के। अब जो लिखा हुआ जो है वो आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि ओम्स लॉ पे आते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, ओम्स लॉ एक्चुअली में है क्या? तो ये क्या बताता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपके घरों की वायरिंग हो, वो भी एक प्रकार की क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर कोई भी है, उसमें जो तापमान अगर ना बदले, तापमान को अगर हम फिक्स रख दें, तापमान आपका बदली नहीं होगा, तापमान जितना है उतना ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा, ना बदले, और सर्किट की भौतिक स्थिति ना बदली जाए। सर्किट की भौतिक स्थिति का मतलब क्या है? उसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस, कोई इक्विपमेंट का, कोई वायर का, कोई कनेक्शन का, कोई स्विच का कोई बदलाव ना किया जाए उस सर्किट में। तो जो करंट होती है वो सीधे समानुपाती होती है वोल्टेज के। ध्यान देंगे यहाँ पे, जो करंट होती है वो किसके समानुपाती होती है? वोल्टेज के, और विपरीत ढंग से समानुपाती होती है प्रतिरोधन के। तो ये जो करंट है ना, जो करंट आप देख रहे हैं, करंट, ये करंट और ये करंट, ये दोनों का हिसाब क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल चेंज, भौतिक बदलाव ना हो, और दूसरा किसी भी प्रकार से कोई टेम्परेचर का बदलाव ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ओम्स लॉ ये कहता है जो करंट है वो किसके समानुपात होता है? वोल्टेज के। वोल्टेज के क्या समानुपात होता है? सीधे समानुपात होते हैं। क्या होते हैं? सीधे समानुपात। और वही जो प्रतिरोधन होता है उसका क्या होता है? विपरीत ढंग से समानुपात। मतलब कि ये आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो चीजें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या कहता है कि करंट जो होगा वो वोल्टेज से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोधन होगा, उसको क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, इधर करंट है और इधर जो है वो वोल्टेज है। ठीक है, एक तरफ करंट, एक तरफ आपका वोल्टेज है। यहाँ पे आर मेंशन करना हम भूल गए हैं, यहाँ पे आप आर मेंशन कर लेंगे इस जगह पे। ये आपका जो लाइन है ना, ये आपका है आर, रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं धीरे से। ओम्स लॉ पे आधारित एक सवाल को देखते हैं, तो उसे समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ एक्चुअली में होता क्या है, चीजें किस प्रकार से सवाल सॉल्व की जा रही हैं, किस प्रकार से उसको हम समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल जो है वो है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर 10 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और साथ साथ 25 ओम की रेजिस्टेंस भी हो, तो उसमें से दौड़ रही करंट को निकालें। यह सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे कोई किसी अप्लायंस का, कोई उपकरण का, या फिर घर के वायरिंग की किसी चीज को भी मान सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब क्या है कि एक क्लोज पाथ, खुला पाथ नहीं, क्या क्लोज पाथ, वही आपका होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो क्या कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 10 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। कितनी मिल रही है? 10 वोल्ट पावर की सप्लाई मिल रही है, और साथ साथ क्या कह रहा है, 25 ओम की एक रेसिस्टेंस भी उसमें से दौड़ रही करंट को, हाँ रेसिस्टेंस भी है। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें से कि 10 वोल्ट का तो सप्लाई मिल रहा है वोल्टेज का, और 25 ओम का कोई प्रतिरोधन, कोई रेसिस्टेंस उसमें लगा हुआ है।
तो उसमें से दौड़ रही करंट को निकालें, उसमें करंट कितनी दौड़ रही है वो निकालें। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि आपके घरों में जो कोई बल्ब लगी हुई है, उसमें से क्या है कि अगर 10 वोल्ट की सप्लाई उससे उस बल्ब को मिल रही है और वो जो बल्ब है उसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 25 ओम, ठीक है। तो उस बल्ब में से करंट की मात्रा कितनी दौड़ रही है उसको निकालना है। तो जैसे क्या है हमारे पास आर है जो रेसिस्टेंस जिसको हम प्रतिरोधन भी कहते हैं, वो है 25 ओम और जो वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। ये हो गया हमारा स्टेप 1। पहले जो जो दिया हुआ है, कभी भी सवाल को सॉल्व करेंगे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, तो सबसे पहले गिवन डाटा को स्टेप 1 में हमेशा लिख लिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पास जितनी भी चीजें आपको सवाल में दे रखी हैं वो सारी की सारी क्या होती है एक जगह आपके पास अवेलेबल हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है क्या आपका ओम्स लॉ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले कि जो ओम्स लॉ होता है ना, ये क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे आपका ये रेसिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। तो रेसिस्टेंस होता है ओम में, वोल्टेज होती है V होता है वोल्टेज और करंट होता है आपका एम्पियर में, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो जैसा कि ओम्स लॉ को कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर क्या होता है ओम्स लॉ। अगर कोई पूछता है कि ओम्स लॉ क्या है तो वहां पे क्या बताएंगे V इज इक्वल टू आई क्रॉस आर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास V वोल्टेज जो है वो सप्लाई कितनी देर की थी 10 वोल्ट, करंट हमको पता नहीं था और जो रेसिस्टेंस था वो कितना था 25 ओम। तो क्या करेंगे आई को इधर ही रहने देंगे और इधर 10 इधर आपका 25, तो क्या होगा कैंसिल होकर के 0.4 एम्पियर आ जाएगा इसका करंट। तो क्या होगा कि उस बल्ब से करंट का मान कितना निकल जाएगा 0.4 एम्पियर। मतलब क्या है कि उस बल्ब में से 0.4 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि ओम्स लॉ तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब शुरू है आपका सीरीज कनेक्शन। काफी मतलब रोचक चीज है, दो चीजें हैं सीरीज और पैरेलल। पूरी की पूरी कहानी इसी पर निर्धारित है। जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे होंगे उनको तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक पता होगा। जो फिटर वाले बच्चे होंगे या फिर कोई जो मैकेनिक डीजल वाले बच्चे होंगे उनको थोड़ी सी मतलब थोड़ी बहुत बातें ही पता होंगी और बाकी की जो बातें वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं जिन्हें नहीं पता है वो भी समझ लें इस चीज को। तो क्या है कि सीरीज कनेक्शन क्या कहता है, ये सीरीज कनेक्शन है क्या। तो देखिए इस तरह के कनेक्शन में सबसे पहले जितनी लिखी हुई बातें हैं इसको हम पहले हटा देते हैं, ठीक है। एक पहले हमको एक जनरल एग्जांपल दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो जैसा कि हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो आपके घरों में लगी रहती है दिवाली वगैरह में या फिर कह सकते हैं आप किसी ओकेजन में किसी फंक्शन में एक लाइट लगी रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं चाइना लाइट या फिर बोलते हैं फेरी लाइट, ठीक है। तो क्या है कि वो जो लाइट होती है वो होती है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो कनेक्शन का भी अपना अपना फंडा है। देखिए सीरीज का एग्जांपल आपको बता देते हैं एक्चुअली में। जैसे कि कहने का मतलब ये है, सपोज क्या है कि एक हाँ वही मान के चलते हैं आपके सबका सबसे बेसिक एग्जांपल आपका हो सकता है कौन सा, वो क्या बोलते हैं चाइना लाइट वाला, फेरी लाइट भी इसको कहते हैं हम लोग। उसमें देखा होगा आपने अगर कोई एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है या फिर अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट जो वो पूरा का पूरा जो लाइट है वो बर्बाद हो जाता है, देखा भी होगा आपने। तो क्या होता है कि वो होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है कि आपस में बहुत जैसे कि सप्लाई एक जो रहेगी वो रहेगी कॉमन और जो जितने भी उपकरण लगे रहेंगे वो लगे रहेंगे उसमें दूसरे वाले तार के कनेक्शन के साथ। एक तो तार बिल्कुल जोड़ जाएगा नॉर्मल और एक तार में क्या होगा बहुत सारे उपकरण साथ ही साथ लगे हुए होंगे। जैसे एग्जांपल में अगर बताना चाहें आपको हम, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ है तो दिख नहीं रहा है, जैसे मान के चल सकते हैं कि आपके पास सपोज कोई दो तार है। दो तार मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक ठंडा गर्म होता है। तो क्या होता है कि एक तार तो रहेगा बिल्कुल फिक्स, जो दूसरा तार रहेगा वो क्या होगा पंचर कर दिया जाएगा। तीन चार जितने भी उपकरण लगाना है आपको 1 2 3 4 क्या करेगा उनको पंचर कर दिया जाएगा। पंचर मतलब क्या काट दिया जाएगा। काट करके जो उसके जो एंड निकल रहे हैं उन दोनों को एक यहाँ पे जोड़े, फिर जैसे निकला फिर वहां पे जोड़े, फिर जहाँ पे काटे वहां पे जोड़े। जैसे क्या है कि सपोज कोई एक तार है ये, इसको भी हम काट देंगे तो ये दो पार्ट में बट जाएगा, ठीक है। एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब इन दोनों पार्टों में क्या होगा जो भी जिस उपकरण को आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका दोनों टर्मिनल इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसी प्रकार से क्या होगा, सेम काम आगे वाले उपकरण के लिए भी करेंगे। और जो एक तार रहेगी जो नॉर्मल रहेगी वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, वो कहीं से भी पंचर या फिर काटी नहीं जाएगी। तो जनरली ये तो था आपका मतलब अपनी भाषा में। अब देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये चीज। तो इस तरह के कनेक्शन में दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि एक उपकरण, दो उपकरण, तीन उपकरण क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहते हैं इस तरह से कि करंट के प्रवाह के लिए केवल एक ही रास्ते उपलब्ध हो पाते हैं। जैसे क्या कहा मैंने आपको, करंट के प्रवाह के लिए केवल एक ही रास्ते पाथ उपलब्ध हो पाते हैं। करंट जो फ्लो करेगा वो केवल एक ही पाथ में फ्लो करेगा। जैसे कि मैंने अभी को बताया था कि एक तो आपका पंचर रहेगा 3-4 जगह से, उसमें उपकरण लगे हुए रहेंगे, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे मोटर हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, और जो दूसरा पाथ रहता है उसमें से क्या होता है, करंट आपका दौड़ जाता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि इस तरह के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जैसे क्या है, दिखा रहे हैं अभी आपको हम। सबसे पहले इसका ध्यान देंगे कि जो आपका सर्किट है उसको समझना बिल्कुल तरीके से है। अगर आप सर्किट नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे ये आपका है सर्किट, अगर आप सर्किट नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई सोर्स सप्लाई है। ठीक है, प्लस और माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ से क्या है कि बिजली की सप्लाई दी जा रही है। अब क्या होगा कि यहाँ से आया और ये हो गया आपका पहला उपकरण। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा उपकरण और ये हो गया आपका तीसरा उपकरण। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये तीनों उपकरण हैं वो क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे क्या है कि मान के चलिए कि ये जो सर्किट दिख रही है आपको, ये कोई वही चाइना लाइट या फिर फेरी लाइट का कोई सर्किट है, जिसमें से क्या है कि ये सब बल्ब्स हैं, ये सब क्या है, छोटे छोटे बल्ब्स हैं जो कि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और उनका एक किनारा यहाँ से निकल रहा है और एक किनारा यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से इनको सप्लाई दी जा रही है। तो इस तरह के कनेक्शन का क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, जो बेसिकली क्या है कि इनका इस्तेमाल कुछ खास लेवल पर तो नहीं होता है, लेकिन जहां भी इनका इस्तेमाल होता है काफी बारीकी तरीके से किया जाता है। तो सर्किट को समझ में आ गया होगा। ये सप्लाई की जहां पे आपका प्लस माइनस रहेगा वो क्या है कि आपकी सप्लाई। ये जो इस प्रकार के चिन्ह देख रहे हैं आप, ये आपके प्रतिरोधन है, रेसिस्टेंस है। इनका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ है या फिर कोई अप्लायंस लगी हुई है या फिर कोई रेसिस्टेंस लगी हुई है, और ये है आपकी करंट। ठीक है, अब यहाँ पे किसका ध्यान देंगे कि यहाँ पे R1, R2, R3 तीन अलग अलग चीजें हैं और V1, V2, V3 भी तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन I केवल एक ही है। अगर हिसाब से देखा जाए तो I1, I2, I3 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे I एक अकेला ही है, V1, V2, V3 है और R1, R2, R3 है। तो इस सर्किट से हमें यह समझ में आता है कि जो आपका जो सीरीज कनेक्शन का जो सर्किट बनता है, ठीक है, ये जो आपका सीरीज कनेक्शन का जो सर्किट बनता है, इसमें क्या होता है कि आपका करंट जो रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या कि अगर इस सर्किट इस रेजिस्टेंस में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला आई करंट यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये वाला आई करंट, ये आई करंट अगर यहाँ से फ्लो करके इस सर्किट में अगर आई करंट फ्लो हुआ है तो यही आई करंट इस सर्किट में भी फ्लो होगा और यही आई करंट इस सर्किट में भी फ्लो होगा। मतलब कि ये वाला आई जो करंट है वो इसके लिए भी बराबर, इसके लिए भी वही और इसके लिए भी वही, इसमें किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, तो उसी चीज को कहता है कि अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, लेकिन जो करंट है वो क्या बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपके घर में फेरी लाइट लगी हुई होती है या फिर दिवाली वगैरह में जो आप चाइना लाइट लगाते हैं, उनमें क्या होता है, जो करंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वेरी करती है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो भी वेरी कर सकती है। लेकिन अब वहाँ पे सब जितने भी बल्ब लगे रहते हैं सब एक रेंज के लगे हुए होते हैं, इसलिए उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल कॉमन सा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी नॉर्मल चीजों की बातें करें तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई कनेक्शन जो कि सीरीज में किया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि तीनों का रेजिस्टेंस और तीनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, वो हमेशा वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन जो करंट है वो क्या होगा, करंट तीनों में या फिर जितने भी उपकरण लगे हुए, जितने भी लगे हुए हैं, उसमें क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे आप हमेशा कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ था यहाँ पे कि इस तरह के कनेक्शन में दो या एक से अधिक रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी, दो रेजिस्टेंस से दो से अधिक जुड़े हुए थे। ठीक है, केवल एक ही रास्ते में उपलब्ध हो पाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जो अभी आपको मैंने दिखाया ये वाला चित्र, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस में हाँ, जो कि मैंने बता दिया था अभी आपको कि अगर तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को सीरीज में कनेक्ट या जोड़ा गया है, ठीक है, मतलब तीन सर्किट रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, R2 और R3, इन तीनों का क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, तो क्या होगा कि तीनों का एक ही पाथ होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। अब क्या है कि जो तीनों का पाथ है ना, पाथ मतलब रास्ता, जो रास्ता इसका है वही रास्ता इसका है, वही रास्ता इसका है, मतलब क्या तीनों का जो रास्ता है वो क्या है, सेम है। तो क्या होगा, जो तीनों का अगर रास्ता सेम है, पाथ सेम है, तो क्या होगा, जो तीनों में करंट है वो सेम रहेगा, जो कि मैंने अभी बता रखा था आपको। लेकिन क्या होंगे, उनके जो वोल्टेज है वो अलग अलग V1, V2, V3 होते रहेंगे। मतलब क्या है कि वोल्टेज तीनों का अलग अलग रहेगा, V1, V2, V3, लेकिन जो करंट रहेगा वो करंट I, अगर ये करंट अगर I है तो इसमें इस रेजिस्टेंस में भी I करंट फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस में भी I करंट फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस में भी I करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि अब क्या है कि इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इनकी जो रेजिस्टेंस निकलती है, इनकी जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ तो सबको पता है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, V इज इक्वल टू IR। इसमें क्या होता है, करंट के वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सीधे समानुपात होता है, और जो प्रतिरोधन रहता है, जो आपका रेजिस्टेंस रहता है, उसके क्या होता है, विपरीत समानुपात होता है। इसको कहते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V1 इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम V1 की बात कर लें, V1 मतलब क्या, इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज आ रही है, तो क्या होगा, I इंटू R1। ठीक है, R1 तो इस रेजिस्टेंस का प्रतिरोधन है। V2 की अगर बात कर ले, मतलब इसकी बात की जा रही है, इस वाले की, अगर इस वाले की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, I इंटू R2, क्योंकि R2 इसका प्रतिरोधन है और जो करंट है वो I क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में I तीनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे R1, R2, R3 है, यहाँ पे V1, V2, V3 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप कि I मतलब क्या, बिल्कुल कॉमन, मतलब करंट क्या है इसमें, कॉमन है, और कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो इसके लिए हो गया, पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए हो गया V इक्वल टू I इंटू R1, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के लिए हो गया I इंटू R2, और थर्ड वाले रेजिस्टेंस के लिए हो गया I इंटू R3 ओम्स लॉ के अनुसार। अब क्या है कि अगर हमको चाहिए टोटल वोल्टेज, तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। वोल्टेज तो भाई तीन ही है ना, V1 है, V2 है और V3 है, तो तीन ही वोल्टेज हमारे पास है, और तो कोई रेजिस्टेंस या फिर करंट लगा हुआ है नहीं। तो क्या होगा, जब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ओके, टोटल वोल्टेज। अब क्या है कि अगर इस V की बात करें, ये V कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और V1 किसको कर रहा है, इसको, V2 कर रहा है इसको, और V3 कर रही है इसको। ठीक है, तो V1, V2 भी समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या है। तो ये V क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, जो करंट है I, ये I, और इसका जो पूरा सर्किट का जो पूरा रेजिस्टेंस है R। ठीक है, R1, R2, R3 क्या हो गए थे, R1, R2, R3 थे आपके इसके प्रतिरोधन और इसके प्रतिरोधन, लेकिन ये कैपिटल R है वो क्या है, इस पूरे सर्किट का क्या है, वो प्रतिरोधन। कौन सा, ये वाला R जो देख रहे हैं आप, इस पूरे सर्किट का क्या है, प्रतिरोधन है। तो वोल्टेज इक्वल टू V इंटू IR, कैपिटल I, जो कि ये करंट इसमें दौड़ रही है, ये वाली I, और R, ये इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R, टोटल रेजिस्टेंस को कह सकते हैं हम। और यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब I तीनों से निकल जाएगा आपका क्या, कॉमन, अंदर बचेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे I इंटू R1, I यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई उपकरण है, कोई अप्लायंसेस है, अगर वो लगे हुए हैं हमारे सीरीज कनेक्शन में, तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस या फिर टोटल प्रतिरोधन की वैल्यू कितनी होगी, तो वहां पे क्या जवाब मिलेगा आपको, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब क्या है कि एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो कि है सीरीज कनेक्शन पे आधारित। क्या लिखा हुआ है, सीरीज कनेक्शन पे आधारित सवाल है। आइए देख लेते हैं क्या लिखता है कि जैसे कि अभी जो आप सवाल देखा ना यहाँ पे, ये तो तरीका था कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा किसी भी सीरीज कनेक्शन के कंपोनेंट में। ठीक है,
तो आइए देखते हैं इस पर जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से है। क्या लिखा हुआ है कि 4 रेसिस्टेंस 10 ओम, 15 ओम, 25 ओम और 50 ओम को सीरीज में जोड़ा गया है किसी 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ। हम आपको पहले बता देते हैं कि परिस्थिति किस प्रकार से आपके सामने उत्पन्न हो रही है। देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए सर्किट सबको दिख रहा है। सर्किट को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट समझने में दिक्कत हो रही हो, मान के चलिए कोई आपका घर का कोई वायरिंग है, कोई कनेक्शन है, इसमें क्या है कि 4 चीजें लगी हुई हैं। एक पंखा, मोटर, ट्यूबलाइट और बल्ब। कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं और सबकी जो प्रतिरोधन है वो क्या है, अलग अलग है। किसी का 10 ओम है, किसी का 15 ओम है, किसी का 25 ओम है, किसी का 50 ओम है। अब इन चारों को जो कनेक्शन किया गया है वो क्या किया गया है कि सीरीज में कनेक्शन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कहा क्या किया गया, इसको सीरीज में कनेक्शन कर दिया गया है आपस में, इनको जोड़ करके। और इनका एक टर्मिनल और इसका, इस वाले का एक पिछला टर्मिनल और इस वाले का पहला टर्मिनल, इन दोनों को क्या किया गया है, ला करके यहाँ पे पावर सप्लाई दे दी गई है जो कि है 200 वोल्ट। ठीक है, तो क्या है कि इसमें निकालने बोला जा रहा है सर्किट का कुल प्रतिरोध का मान, मतलब कि इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस जो R है उसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे तो R1, R2, R3, R4 है ना, दिख रहा है आपको जो। लेकिन सवाल पूछ रहा है क्या कि यहाँ पे आपको टोटल R चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से सवाल अभी निकाला था ना हम लोग यहाँ पे कि ये R1, R2, R3 थे अलग अलग, हमको टोटल R चाहिए था। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे सवाल में। सबसे पहले क्या बोलता है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है कि सबसे पहले दिए गए सवाल के अनुसार हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जब भी आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो क्या बोलते हैं सर्किट से जुड़ा हुआ है या फिर किसी मान के चल सकते हैं कोई डायग्राम है या फिर कुछ भी इस प्रकार से जुड़ा हुआ है जिसमें कि आपको फिगर को बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहां पे आप फिगर बनाने से कभी भी ना घबराएं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो भाई सवाल तो हम पढ़ लिए, मन में ही उसका एक कल्पना कर लेते हैं कि सर्किट ऐसा होगा, ये चीजें लगी हुई होंगी, ऐसा ऐसा हुआ हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे हम भी कह सकते हैं कि हाँ मान के चलते हैं 4 सर्किट होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो आपकी जो क्षमता दिमाग की वो वहां तक सीमित है। जब सवाल को लगाएंगे ना तो वहां पे सवाल आपका फंस जाएगा। तो इसीलिए सर्किट को, डायग्राम को या फिर किसी प्रकार से अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें कि आपको सर्किट बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहां पे सर्किट बनाने में कभी भी हिचके ना, सर्किट को तुरंत बना लें। सर्किट बनाने से क्या होता है, जो सवाल एग्जैक्टली है वो दिमाग में जाकर के फंस जाता है कि हाँ एग्जैक्टली सवाल है क्या वास्तविकता में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि सवाल के अनुसार हम सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। तो भाई हमारा ये बन गया है सर्किट डायग्राम। अब क्या है, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में प्रतिरोध क्या होता था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, याद है यहाँ पे अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे हम। सीरीज वाला था, पढ़ रहे थे वाला सीरीज कनेक्शन, इसमें क्या था, टोटल रेसिस्टेंस क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे 4 रहते, जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना 3 है, 4 रहते 5 रहते, तो वहां भी वही होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। वो क्या है कि बढ़ते चला जाता। ठीक है, तो अब क्या है कि आगे बढ़ते थोड़ा सा हम। तो जैसा कि सवाल आपका चल रहा था, उस सवाल में क्या कह रहा था कि हाँ टोटल प्रतिरोधन के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सवाल में दिया हुआ है चारों है, R1 है, R2 है, R3 और R4 है। तो इन चारों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोधन निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, स्टेप 3 क्या कहता है कि करंट का मान निकालेंगे। हमारे पास क्या है कि वोल्टेज की सप्लाई कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट, दिख रहा ना यहाँ पे सप्लाई दी हुई है 200 वोल्ट। ठीक है, और क्या है कि जो टोटल रेसिस्टेंस है वो कितना निकला है हमारा, जो टोटल रेसिस्टेंस है वो कितना निकला है हमारा, 100 ओम। मतलब क्या है कि टोटल वोल्टेज की सप्लाई है 200 वोल्ट यहाँ पे, और सवाल में दिया हुआ है, और जो टोटल रेसिस्टेंस निकला है वो कितना है, 100 ओम। तो ओम का नियम लगाएंगे हम सबसे पहले फटाक से, और क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। भी पता है 200 वोल्ट सप्लाई में दे रखा है, R अभी तुरंत आप निकाले हैं चारों को जोड़ करके, तो यहाँ से करंट निकल जाएगा 200/100 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। मतलब क्या है कि एक करंट का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। मतलब क्या है कि इस सर्किट में करंट कितना दौड़ेगी, 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट का मान निकाल चुके हैं हम लोग
2 एम्पियर और उस सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका भी मान निकाल चुके थे हम लोग। वो कितना हो रहा था आपका 100 ओम। मतलब क्या है कि इस सर्किट में 100 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा दे अगर हम, तो क्या है कि इन चारों का काम वो अकेला कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। करंट का मान निकाल लिया हम लोग 2 एम्पियर। अब क्या है, स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, कुछ सवाल अब होगा, पहले पढ़ लेते हैं सवाल को। क्या है कि हर रेसिस्टेंस में वोल्टेज का मान निकालें। हर रेसिस्टेंस में वोल्टेज का मान, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। हर रेसिस्टेंस में वोल्टेज का मान, इसका मतलब क्या है, जो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले समझाए थे कि जितने भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, इन सब में क्या है, वोल्टेज का अलग अलग मान है। किसी में V1 है, किसी में V2 है, किसी में V3 है। तो क्या है कि हर रेसिस्टेंस में वोल्टेज का एक अलग मान है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी रेसिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं ना, 1 2 3 4 देख रहे हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे 1 2 3 और 4, इन चारों में से निकालना क्या हमको, वोल्टेज, सॉरी क्या निकालना सवाल में हमको, वोल्टेज का मान निकालना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट रहता है और रेसिस्टेंस और वोल्टेज क्या होता है, वेरी करता है। मतलब क्या है कि इसके लिए कुछ अलग वोल्ट होगा, इसके लिए कुछ अलग वोल्ट होगा, इसके लिए कुछ अलग वोल्ट होगा और इसके लिए कुछ अलग वोल्ट होगा। जैसा कि हमने आपको इसके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, V1 V2 V3 तीनों के लिए अलग अलग थे। उसी प्रकार से क्या होगा, इन तीनों का, इन चारों का क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग सप्लाई होगा। ठीक है, तो लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है कि जितना करंट इस पूरे सर्किट का होगा, वो अगर सपोज मान के चलिए 20 है, या फिर जैसे कि निकालें, अभी हम करंट का मान निकाला था ना अभी हम लोग यहाँ पे 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, तो ये जो 2 एम्पियर करंट है वो क्या करेगी, इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर करंट ही दौड़ेगी। और इस रेसिस्टेंस के लिए भी 2 एम्पियर काम आएगा, इसके लिए भी 2 एम्पियर ही रहेगा, इसके लिए भी 2 एम्पियर ही रहेगा, और इसके लिए भी करंट का मान 2 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जान आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए, इस सर्किट के लिए 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस 10, इसके लिए 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस 15, इसके लिए 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस 25, इसके लिए 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस 50। आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है स्टेप 4 में कि जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट स्थिर रहती है और वोल्टेज बदलती रहती है, जो कि अभी आपको बता रहे थे अभी हम। हर रेसिस्टेंस लोड के लिए तो यह हर रेसिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज होंगे, जो कि अभी बताया मैंने आपको कि हर रेसिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। तो अगर हम बात कर रहे थे R1 के लिए, मतलब जो सबसे पहला आपका रेसिस्टर था, जो कि ये वाला था, इसकी बात कर ले अगर हम, तो इसमें क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। करंट तो रहेगा कांस्टेंट क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, 2 एम्पियर, और R1 कितना था यहाँ पे 10, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे R1 कितना है 10। उसी प्रकार से R2 है 15, और करंट की सप्लाई कितनी है 2 एम्पियर। करंट की सप्लाई कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का। उसी प्रकार से R3 के लिए हो जाएगा करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 25 ओम। उसी प्रकार से R4 के लिए हो जाएगा करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 50। तो क्या होगा, ये जो दिख रहा है आपको, V4 है 100, V3 है 50, V2 है 30 और V1 है 20। इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज, किसी में 100, किसी में 200, किसी में 50, किसी में 30, अलग अलग है। लेकिन क्या है कि करंट जो है वो क्या है, बिल्कुल कॉमन है चारों केसेस के लिए। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, सब जगह 2-2 एम्पियर का ही है। ठीक है, तो क्या है कि जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया था सीरीज कनेक्शन का। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है, इसी सेम एग्जांपल को घर में खुद से एक बार बनाइए, सवाल को लिखिए, फिर उस सवाल के अनुसार क्या है, सर्किट डायग्राम को समझिए और उसको एक सर्किट डायग्राम बनाइए। फिर जितनी चीजें आपको आपसे मांगी जा रही हैं उन सबको एक जगह लिख दे कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए और हमको ये चाहिए। फिर क्या है कि उसके अनुसार काम करना चालू करें। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं रिकैप कि हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है क्या क्या है। सबसे पहले शुरू किए थे हम लोग ओम्स लॉ से। ठीक है, सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ से आपका, हाँ एक चीज़ का ध्यान देंगे कि ये जो नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप हमारे फेसबुक के ऑफिशियल साइट KKITC बेकार बांध से डाउनलोड कर सकते हैं। 7th क्लास का नोट्स था 22 तारीख वाला, 22 अप्रैल वाला। ठीक है, तो हम लोग पढ़े क्या क्या है आज,
ओम्स लॉ पढ़े थे। क्या कहता था ये कि अगर टेम्परेचर को, तापमान को और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को, भौतिकी को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, जो करंट है वो वोल्टेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि सीधा समानुपात होगा, और जो रेसिस्टेंस है उसका विपरीत समानुपात होगा, मतलब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, आपका आर है बीच वाला, ये जो लाइन है आर है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। फिर हम लोग पढ़े आ गए थे ओम्स लॉ पे आधारित सवाल थे। तो क्या है कि अगर कोई एक सर्किट था जो कि 25 ओम की कोई एक अप्लायंस लगी हुई थी, 10 वोल्ट की सप्लाई थी और करंट की मांग हो रही थी, करंट कितनी है तो वो निकाल लिए थे हम लोग। ठीक है, फिर ये तो था आपका ओम्स लॉ पे आधारित। फिर था आप शुरू कर रहे थे हमारा सीरीज कनेक्शन, जो कि था आपके जो घरों में जो चैनल लाइट वगैरह लगी हुई रहती है, दिवाली वगैरह में लगाते हैं, वो थे आपके सीरीज कनेक्शन वाली एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे उपकरण जो हैं वो एक साथ लगे हुए रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और जो करंट की जो सप्लाई दी जाती है वो सिर्फ एक पाथ से ही दी जाती है। ठीक है, तो उसके ये हम लोग निकाल चुके थे कि आपका जो टोटल प्रतिरोधन है वो कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 के हिसाब से और ओम्स लॉ को अप्लाई करके। ठीक है, फिर जो आपका ये सवाल था कि कोई एक सर्किट है जिसमें क्या है कि 4 उपकरण लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, चारों का कुल मान क्या होगा, तो कुल मान निकालेंगे आप उससे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से निकल जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो आपका करंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे वोल्टेज की आपको यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई आपको दे रखी है और आपने रेसिस्टेंस निकाल लिया था, टोटल कुल रेसिस्टेंस। फिर क्या है कि इन दोनों की मदद से आपने इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकाल लिया आपने, और फिर उसके हिसाब से क्या हुआ कि आप जो अलग अलग रेसिस्टेंस लगे हुए हैं सबकी अलग अलग प्रतिरोधन भी है और सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज भी कह सकते हैं वो भी है। तो क्या है, इन चारों के क्या क्या निकाले हम लोग, इन चारों के हम लोग निकाले पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज V इक्वल टू IR के तहत, क्योंकि आपको करंट पता है 2 एम्पियर, निकाल चुके थे हम लोग इस सवाल के लिए, करंट का मान 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस पता है आपको इतना है। तो क्या है, चारों का निकल गया, चारों में अलग अलग वोल्टेज की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं आज, और इसके अगली क्लास में क्या पढ़ना है हमको, पैरेलल कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बताई हैं आज न्यूमेरिकल्स, उनको अच्छे से समझें, दिक्कत हो तुरंत फोन करके पूछें। ध्यान देंगे इस चीज का कि थ्योरेटिकल पार्ट का अगर नॉलेज आप बाद में पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, इन न्यूमेरिकल पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है। अगर न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा भी अगर कहीं लैग करता है, वीक होता है, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी आपकी रखी रह जाएंगी। तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें, अच्छे तरीके से समझें क्या है क्या नहीं है, दिक्कत आए तुरंत फोन कीजिए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये पार्ट क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें मैंने बताई आपको, उसको एक बार आप देखेंगे, इसी सवाल को दोबारा बनाएंगे अपने हाथ से, तब जाकर के दिमाग में घुसेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पैरेलल कनेक्शन के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।